नमस्कार और विज्ञान के इस विशेष गहराई से विश्लेषण सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्र का जो लक्ष्य है वो एकदम स्पष्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। आज हम विज्ञान के अध्याय 1 यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसे हम अंग्रेजी में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कहते हैं, उसके नोट्स को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये सत्र एक मास्टर क्लास की तरह काम करेगा, जहां कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के नोट्स की पहली हेडिंग से शुरुआत करते हैं। नोट्स की शुरुआत दैनिक जीवन के कुछ उदाहरणों से होती है। हेडिंग है दैनिक जीवन की परिस्थितियां, क्या होता है जब। यहाँ नोट्स में 6 बहुत ही परिचित और रोजमर्रा के बिंदु दिए गए हैं। मैं इन सभी 6 बिंदुओं को एक एक करके एकदम स्पष्ट आवाज में पढ़ती हूँ। सभी विद्यार्थी इन पर ध्यान दें। बिल्कुल, ध्यान से सुने। तो पहला बिंदु है, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। दूसरा बिंदु है, लोहे का तवा, तसला या कील को आर्द्र वायुमंडल में यानी नमी वाली हवा में खुला छोड़ दिया जाता है। तीसरा बिंदु है, अंगूर का किण्वन हो जाता है। चौथा बिंदु कहता है, भोजन पकाया जाता है। पांचवा बिंदु है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। और छठा बिंदु है, हम सांस लेते हैं। अब अगर हम इन 6 अलग अलग परिस्थितियों को एक शिक्षक की नजर से ब्लैकबोर्ड पर लिखकर देखें, तो यहाँ एक टीचर्स नोट दिया गया है जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, वो क्या है? इन सभी 6 परिस्थितियों में, चाहे वो दूध का फटना हो या लोहे पर जंग लगना, एक बात बिल्कुल समान है। वो ये है कि जो प्रारंभिक वस्तु है, यानी जो चीज शुरुआत में हमारे पास थी, उसकी प्रकृति और पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। मतलब वो चीज पहले जैसी नहीं रहती? बिल्कुल। दूध अब वैसा दूध नहीं रहता, लोहा अब एकदम साफ लोहा नहीं रहता। आसान शब्दों में इसका सीधा सा निष्कर्ष ये निकलता है कि जब भी किसी वस्तु में कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ये बात एकदम स्पष्ट है। प्रारंभिक वस्तु की पहचान बदलना ही रासायनिक अभिक्रिया का संकेत है। अब नोट्स में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और क्रियाकलाप 1.1 की तरफ चलते हैं। हाँ, जो कि बहुत ही रोचक प्रयोग है। इसका शीर्षक है मैग्नीशियम रिबन का दहन। यहाँ प्रयोग शुरू करने से पहले एक लाल बॉक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानी दी गई है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि शिक्षक का सहयोग आवश्यक है और सुरक्षा के लिए आंखों पर चश्मा जरूर पहनना है। सुरक्षा सबसे पहले, है ना? एकदम। इसके बाद दहन के 3 चरण दिए गए हैं। पहला चरण, लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लेना है। फिर दूसरा चरण, इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से जलाना है, यानी इसका दहन करना है। और इसके बाद तीसरा चरण, जलने के बाद जो राख बनती है उसे एक वॉच ग्लास में इकट्ठा करना है। यहाँ ब्रैकेट में ये भी हिदायत दी गई है कि दहन करते समय इसे आंखों से यथासंभव दूर रखें। बिल्कुल सही। अब इस क्रियाकलाप के बाद जो परीक्षण है, यानी जो ऑब्जर्वेशन हमें मिलता है, उसे विस्तार से समझना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में सीधे यहीं से प्रश्न बनते हैं। हाँ, तो क्या परीक्षण मिलता है हमें? देखिए, जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो वो एक चमकदार श्वेत लौ के साथ जलता है। चमकदार श्वेत लौ? हाँ, अंग्रेजी में जिसे डैज़लिंग व्हाइट फ्लेम कहते हैं। एकदम सफेद और आंखों को चुंधिया देने वाली रोशनी। और जलने के बाद ये रिबन एक श्वेत चूर्ण यानी सफेद पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। ये श्वेत चूर्ण और कुछ नहीं बल्कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो अब विज्ञान के छात्रों के मन में ये सवाल आना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल आना चाहिए। इसका कारण भी नोट्स में बहुत स्पष्ट किया गया है। ये वायु में मौजूद ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया का ही परिणाम है। मतलब हवा की ऑक्सीजन ने मैग्नीशियम के साथ मिलकर उसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। एकदम सही। क्या बात है, एकदम सटीक व्याख्या। इसके बाद नोट्स में क्रियाकलाप 1.2 व 1.3 दिए गए हैं, जो विज्ञान के कुछ अन्य प्रमुख परीक्षण हैं। पहले बात करते हैं क्रियाकलाप 1.2 की। यह परीक्षण जिंक और एसिड के साथ किया जाना है। यहाँ नोट्स में एक बहुत ही स्पष्ट चित्र यानी डायग्राम दिया गया है। अगर हम सभी विद्यार्थियों के लिए इस चित्र का मौखिक रूप से वर्णन करें तो इसमें एक शंक्वाकार फ्लास्क है
जिसे कॉनिकल फ्लास्क भी कहते हैं। हाँ, तिकोने आकार का। इस फ्लास्क के मुंह पर ऊपर एक कॉर्क लगा हुआ है। उस कॉर्क के बीच से एक पतली कांच की नली फ्लास्क के अंदर जा रही है। अब फ्लास्क के निचले हिस्से को देखें तो वहां दानेदार जस्ता यानी जिंक रखा हुआ है और उसके ऊपर से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला गया है। यहाँ अम्ल के इस्तेमाल को लेकर एक चेतावनी भी दी गई होगी। जी बिल्कुल, चेतावनी दी गई है कि अम्ल का इस्तेमाल हमेशा सावधानी से करना चाहिए। यह चेतावनी बहुत उचित है। अब अगर हम इस 1.2 क्रियाकलाप के प्रेक्षण पर गौर करें तो जब जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलते हैं तो मुख्य रूप से 2 प्रेक्षण देखने को मिलते हैं। 2 प्रेक्षण कौन कौन से? पहला प्रेक्षण यह है कि जिंक के दानों के आसपास बुलबुले उठते हैं और एक गैस निकलती हुई दिखाई देती है। यह गैस हाइड्रोजन गैस है। अच्छा। और दूसरा प्रेक्षण ये है कि अगर हम उस शंक्वाकार फ्लास्क को बाहर से अपने हाथों से छुएं तो हमें तापमान में वृद्धि महसूस होती है, यानी फ्लास्क पहले के मुकाबले गर्म हो जाता है। और इसी जानकारी के ठीक बाद बिना रुके क्रियाकलाप 1.3 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन दी गई है। ये लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का परीक्षण है। लाइन कुछ इस तरह है। एक परख नली में लेड सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। बस इतना ही दिया है। तो अब तक हमने 3 अलग-अलग क्रियाकलाप देखे। पहला मैग्नीशियम वाला, दूसरा जिंक और अम्ल वाला और तीसरा लेड नाइट्रेट वाला। जी। एक शिक्षक के तौर पर अगर मैं ब्लैक बोर्ड पर इन तीनों प्रयोगों का निचोड़ निकालूं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है, जो हमारे नोट्स की अगली हेडिंग भी है। कैसे पहचानें कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? ये तो बहुत ही काम का सवाल है। बिल्कुल। ऊपर किए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम इसे 4 मुख्य बुलेट पॉइंट्स में बांट सकते हैं। परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थी इन 4 बिंदुओं को अपनी उंगलियों पर गिनकर याद रख सकते हैं। तो पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु है अवस्था में परिवर्तन, यानी सॉलिड से लिक्विड या गैस में बदल जाना। दूसरा बिंदु है रंग में परिवर्तन, पदार्थ का रंग बदल जाना। और तीसरा? तीसरा बिंदु है गैस का निकास अथवा उत्सर्जन, जैसे हमने जिंक वाले प्रयोग में हाइड्रोजन गैस निकलते देखी। और चौथा बिंदु है तापमान में परिवर्तन, जैसे वो फ्लास्क गर्म हो गया था। ये 4 बिंदु बहुत ही स्पष्ट हैं। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास और तापमान में परिवर्तन। और इसी के नीचे नोट्स के निचले हिस्से में एक बहुत ही सुंदर समापन लाइन लिखी है। क्या लिखा है? लिखा है, यदि हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। बिल्कुल। अब जब हम ये अच्छी तरह जान गए हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और इसे कैसे पहचानते हैं, तो नोट्स हमें अगले विषय की ओर ले जाते हैं। हेडिंग है 1.1 रासायनिक समीकरण, जिसे हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। तो ये समीकरण क्या होते हैं? इस बात को समझना बहुत आसान है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम पूरे वाक्य के रूप में लिखें, जैसे जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, तो ये विवरण बहुत लंबा हो जाता है। हाँ, परीक्षा में इतना लंबा लिखना तो बहुत समय लेगा। इसीलिए इसे संक्षिप्त और सरल रूप में लिखने के लिए शब्द समीकरण यानी वर्ड इक्वेशन का उपयोग करना सबसे अच्छा तरीका है। इसका एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण नोट्स में दिया गया है। शब्द समीकरण का उदाहरण है मैग्नीशियम जमा ऑक्सीजन, फिर एक तीर का निशान है और उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीर का निशान मैग्नीशियम ऑक्साइड की तरफ इशारा कर रहा है। इस समीकरण को अगर हम ध्यान से देखें तो इस तीर के निशान के 2 हिस्से होते हैं। पहला है बाईं ओर का हिस्सा, जिसे हम LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। हाँ, यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिखे हैं। इन दोनों को अभिकारक या रिएक्टेंट्स कहा जाता है। नोट्स के अनुसार अभिकारक वे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। और जो दाईं ओर है, तीर के दाईं ओर का हिस्सा यानी RHS उत्पाद या प्रोडक्ट्स कहलाता है। इस उदाहरण में मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद है। मतलब जो चीजें मिलती हैं वो अभिकारक और जो नया बनता है वो उत्पाद। एक और नियम याद रखने वाला है कि अभिकारकों या उत्पादों के बीच हमेशा योग का यानी प्लस का चिन्ह लगाते हैं। और तीर की दिशा? सबसे अहम बात, तीर का सिरा हमेशा उत्पाद की ओर होता है, जो ये दर्शाता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। बहुत ही बेहतरीन और आसान तरीके से समझाया। अब नोट्स में अगली हेडिंग है रासायनिक समीकरण लिखना। इसमें बताया गया है कि शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला का उपयोग करके समीकरण को और भी अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बनाया जा सकता है।
जैसे पिछले उदाहरण को अगर सूत्र में लिखें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, Mg + O2 तीर का निशान MgO। यहाँ कक्षा में मौजूद सभी छात्रों का ध्यान मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल की तरफ खींचना चाहूंगा। सभी इस सूत्र को Mg + O2 तीर MgO को ध्यान से देखें। जी। अब तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करें। क्या दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान है? ध्यान से देखिए। बाईं ओर O2 है, मतलब ऑक्सीजन के 2 परमाणु है। हाँ, और दाईं ओर? दाईं ओर MgO है, मतलब ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही परमाणु है। तो ये समान तो नहीं है। बिल्कुल, ये समान नहीं है। और यहीं पर नोट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा आती है, जिसे पीले रंग से हाईलाइट किया गया है। हेडिंग है कंकाली समीकरण, जिसे अंग्रेजी में स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। हाँ, मैं परिभाषा पढ़ती हूँ। परिभाषा कुछ इस तरह है, ऐसा समीकरण जो असंतुलित हो, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। एकदम सही। और जो उदाहरण हमने अभी देखा, Mg + O2 तीर MgO, ये वास्तव में मैग्नीशियम के वायु में जलने का एक कंकाली या ढांचा समीकरण है, क्योंकि इसमें परमाणुओं की संख्या संतुलित नहीं है। इसका जवाब हमें अगली हेडिंग 1.1.2 संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व इसमें मिलता है। परीक्षा के नजरिए से ये हिस्सा बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ नोट्स हमें कक्षा 9 में पढ़े गए द्रव्यमान के संरक्षण का नियम उसकी याद दिलाते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जी, ये नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। मतलब ना कुछ नया बनता है, ना कुछ घटता है। अर्थात अभिक्रिया के बाद उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान हमेशा अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके बाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बिल्कुल समान रहनी चाहिए। और अगर संख्या समान ना हो तो? अगर संख्या समान नहीं है तो द्रव्यमान के संरक्षण का नियम टूट जाएगा। यही सबसे बड़ा कारण है कि किसी भी कंकाली समीकरण को संतुलित करना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए ये देखते हैं कि एक संतुलित समीकरण कैसा दिखता है। नोट्स में एक संतुलित समीकरण का उदाहरण दिया गया है। शब्द समीकरण है जिंक जमा सल्फ्यूरिक अम्ल, तीर का निशान जिंक सल्फेट जमा हाइड्रोजन। और इसका रासायनिक सूत्र वाला समीकरण है Zn + H2SO4, तीर का निशान ZnSO4 + H2। इस समीकरण को और गहराई से समझने के लिए नोट्स में एक बहुत ही स्पष्ट तालिका यानी टेबल दी गई है। चलिए इस टेबल का मौखिक रूप से विस्तार से वर्णन करते हैं। इस टेबल में 3 कॉलम बने हैं। कौन कौन से? पहला कॉलम है तत्व यानी एलिमेंट, दूसरा है अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या यानी LHS, और तीसरा कॉलम है उत्पाद में परमाणुओं की संख्या यानी RHS। तो सबसे पहले जिंक को देखते हैं। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं जिंक यानी Zn की। बाईं ओर यानी LHS में इसका एक परमाणु है और दाईं ओर भी एक है। फिर हाइड्रोजन यानी H, बाईं ओर 2 परमाणु हैं, H2 लिखा है, और दाईं ओर भी 2 हैं। बिल्कुल। इसके बाद सल्फर यानी S, बाईं ओर एक है, दाईं ओर भी एक है, और अंत में ऑक्सीजन यानी O, बाईं ओर 4 परमाणु हैं और दाईं ओर भी 4 हैं। मतलब हर तत्व के परमाणु दोनों तरफ बराबर है। क्योंकि तीर के दोनों ओर सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या पूरी तरह से समान है, इसलिए ये एक पूर्णतः संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम इस पूरे अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे थोड़े जटिल लेकिन बहुत दिलचस्प भाग पर पहुंच गए हैं। हाँ, ये हिस्सा छात्रों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। हेडिंग है रासायनिक समीकरण संतुलित करना, जिसे कोष्ठक में हिट एंड ट्रायल मेथड भी लिखा गया है। यहाँ नोट्स में एक असंतुलित आधार समीकरण दिया गया है, जिसे कुल 6 चरणों में संतुलित करना सिखाया गया है। आधार समीकरण है Fe + H2O, तीर का निशान Fe3O4 + H2। परीक्षा कक्ष में बैठे विद्यार्थियों के लिए यह विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी विद्यार्थी इन 6 चरणों को बहुत ही स्पष्टता और ठहराव के साथ समझें। तो चलिए पहले चरण से शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है चरण 1। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हर एक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लें, यानी Fe के चारों ओर बॉक्स, H2O के चारों ओर बॉक्स, Fe3O4 के चारों ओर बॉक्स और H2 के चारों ओर बॉक्स।
ऐसा क्यों? नियम यह है कि समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। जो भी नंबर लिखेंगे बॉक्स के बाहर लिखेंगे। समझ गई, बॉक्स के अंदर का सूत्र नहीं बदल सकते। फिर आता है चरण 2। चरण 2 में हम इस असंतुलित समीकरण में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या की एक सूची बनाएंगे। तो अगर हम बाईं ओर और दाईं ओर देखें तो लोहा यानी Fe LHS में 1 है और RHS में 3 है। हाइड्रोजन LHS में 2 है और RHS में भी 2 है। और ऑक्सीजन LHS में 1 है जबकि RHS में 4 है। एकदम सही गिना आपने। इसके बाद है चरण 3। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को चुनें, चाहे वो अभिकारक हो या उत्पाद। इस समीकरण में दाईं ओर Fe3O4 में ऑक्सीजन के सबसे अधिक 4 परमाणु हैं। बिल्कुल। तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को ही संतुलित करेंगे। दाईं ओर ऑक्सीजन 4 हैं, तो इसे बराबर करने के लिए हम बाईं ओर H2O के आगे 4 लगाएंगे। और यहाँ नोट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टार नोट भी दिया गया है। हाँ, वो नोट क्या कहता है? वो कहता है कि परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए हम रासायनिक सूत्र नहीं बदल सकते। जैसे हम H2O को H2O4 नहीं लिख सकते, ये पूरी तरह गलत है। हाँ, हमने चरण 1 में ही कहा था कि बॉक्स के अंदर कुछ नहीं बदलना है, हम केवल गुणांक 4 आगे लगा सकते हैं। तो अब हमारा आंशिक रूप से संतुलित समीकरण बनेगा Fe प्लस 4H2O, तीर का निशान Fe3O4 प्लस H2। फिर आता है चरण 4। अब ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, लेकिन Fe और H अभी भी संतुलित नहीं है। चलिए अब हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। बाईं ओर 4H2O होने की वजह से हाइड्रोजन के 8 परमाणु हो गए हैं, 4 गुणा 2। तो इसलिए हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए दाईं ओर जो H2 है उसके आगे 4 लगा देते हैं। एकदम सही। अब हमारा नया समीकरण होगा Fe प्लस 4H2O, तीर का निशान Fe3O4 प्लस 4H2। इसके बाद है चरण 5। अब उस तीसरे तत्व को चुनें जो अभी तक असंतुलित है। समीकरण देखने पर पता चलता है कि केवल लोहा यानी Fe शेष है। दाईं ओर Fe3O4 में Fe के 3 परमाणु हैं, इसलिए इसे संतुलित करने के लिए हम बाईं ओर जो अकेला Fe है उसके आगे 3 लगा देते हैं। तो अब समीकरण बनता है 3Fe प्लस 4H2O, तीर का निशान Fe3O4 प्लस 4H2। और अंत में चरण 6, यह जांचने का चरण है। अंत में संतुलित समीकरण की सत्यता की जांच करने के लिए हम तीर के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या को फिर से गिनते हैं। बिल्कुल सही। और यहाँ नोट्स के अंतिम लाल बॉक्स में वो पूरा संतुलित समीकरण दिया गया है। मैं इसे स्पष्ट रूप से पढ़ती हूँ। 3Fe प्लस 4H2O, तीर का निशान Fe3O4 प्लस 4H2। अब अगर हम दोनों ओर परमाणुओं की संख्या गिने तो लोहे के 3, हाइड्रोजन के 8 और ऑक्सीजन के 4 परमाणु दोनों तरफ मौजूद हैं। दोनों ओर संख्या बिल्कुल बराबर है। इसी पेज के बिल्कुल नीचे एक बॉक्स में इस विधि की परिभाषा भी दी गई है। क्या है वो परिभाषा? परिभाषा है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। और इसे ये नाम क्यों दिया गया है? इसे ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक यानी स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न किया जाता है। बहुत खूब। हमने एक एक स्टेप को बहुत बारीकी से समझा। भौतिक अवस्थाओं के संकेत। यहाँ ये बताया गया है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को सिर्फ लिख देना काफी नहीं है, उसे अधिक सूचनापूर्ण बनाना होता है। हाँ बिल्कुल। देखिए, ये एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरी बात है। रसायन विज्ञान में जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो उनका बर्ताव इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि वो किस अवस्था में है। क्या वे ठोस हैं, तरल हैं या गैस हैं? अवस्था से बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। इसीलिए समीकरणों को लिखते समय हम कुछ खास संकेतों का इस्तेमाल करते हैं। गैस के लिए छोटे कोष्टक में G लिखा जाता है। अगर कोई पदार्थ तरल या लिक्विड है तो उसे L से दर्शाते हैं। ठोस यानी सॉलिड के लिए S का प्रयोग होता है। और एक चौथा संकेत भी है जो थोड़ा खास है, जलीय विलयन, जिसे क्या कहते हैं? AQ यानी एक्वस से दर्शाया जाता है। ये AQ असल में क्या कहानी कहता है? AQ का मतलब है कि पदार्थ जल में घुला हुआ है।
रसायन विज्ञान में पानी सिर्फ एक तरल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मंच है जहां रासायनिक अभिक्रियाएं अपना नाटक खेलती हैं। अच्छा, वो कैसे? जैसे जब नमक को पानी में घोलते हैं तो वो सिर्फ तरल नहीं बनता, वो एक जलीय विलयन बन जाता है जहां उसके कण पानी के अणुओं के बीच आजादी से घूम सकते हैं। इसीलिए AQ को एक अलग और विशेष पहचान दी गई है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं जो नोट्स में बहुत स्पष्टता से दिया गया है। एक संतुलित समीकरण है 3FeS + 4H2OG, जो मिलकर बनाता है Fe3O4S + 4H2G। लोहे और पानी की अभिक्रिया। हाँ, लेकिन इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि लोहे के साथ तो S यानी ठोस लिखा है, जो समझ आता है, लेकिन पानी यानी H2O के साथ L की जगह G लिखा हुआ है। पानी तो लिक्विड होता है ना। और यहीं पर परीक्षा बनाने वाले अक्सर चाल चलते हैं। यहाँ पानी के साथ G लिखने का सीधा सा मतलब है कि इस विशेष अभिक्रिया में सामान्य तरल पानी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मतलब कोई अलग रूप इस्तेमाल हो रहा है? बिल्कुल। लोहा ठंडे या सामान्य पानी के साथ इतनी आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करता। हाँ। यहाँ लोहे को भाप यानी स्टीम के साथ मिलाया जा रहा है। भाप पानी का गैसीय रूप है, तो ये छोटा सा G पूरी अभिक्रिया की तस्वीर बदल देता है। ये तो बहुत बारीकी वाली बात हो गई। हाँ, हालांकि नोट्स ये भी स्पष्ट करते हैं कि ये भौतिक अवस्थाएं हर बार लिखना अनिवार्य नहीं है। इन्हें केवल तभी लिखा जाता है जब इनकी जानकारी देना बहुत जरूरी हो, जैसे इस भाप वाले मामले में। ये तो हुई अवस्थाओं की बात। इसके बाद एक और दिलचस्प पहलू आता है, अभिक्रिया की परिस्थितियां। मतलब क्या कोई भी दो चीजें सिर्फ पास पास रख देने से प्रतिक्रिया कर लेंगी? बिल्कुल नहीं। रसायन विज्ञान कोई जादू नहीं है जहां बस चीजें हवा में मिल जाती हैं। कई अभिक्रियाओं को शुरू होने के लिए एक खास धक्के की जरूरत होती है। एक तरह का ट्रिगर चाहिए होता है। सही कहा। यह धक्का एक विशेष तापमान हो सकता है, एक बहुत भारी दबाव हो सकता है, या फिर कोई उत्प्रेरक हो सकता है। उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट? हाँ, उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो खुद तो नहीं बदलते, लेकिन अभिक्रिया की गति को तेज कर देते हैं। समीकरण लिखते समय इन सभी शर्तों को उस तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है जो अभिकारकों से उत्पादों की तरफ इशारा करता है। नोट्स में इसके दो बहुत ही शानदार उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस का मिलना। ये दोनों मिलकर मिथेनॉल बनाते हैं, जो एक तरल है। लेकिन तीर के ऊपर एक बहुत ही विशिष्ट शर्त लिखी है, 340 ATM। देखिए, ये 340 ATM कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसका मतलब है वायुमंडलीय दबाव का 340 गुना। बाप रे। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को एक कमरे में सामान्य दबाव पर छोड़ दें तो वे बस एक दूसरे को देखते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उन पर इतना भारी दबाव डाला जाता है, उनके अणु एक दूसरे से इतनी जोर से टकराते हैं कि वे जुड़कर मेथनॉल में बदल जाते हैं। ये तीर के ऊपर लिखा छोटा सा 340 ATM उस अभिक्रिया की असली चाबी है। और दूसरा उदाहरण तो जीवन का आधार ही है, प्रकाश संश्लेषण। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं, लेकिन तीर के ऊपर सूर्य प्रकाश और नीचे क्लोरोफिल लिखा है। अब सोचिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी खुद ब खुद ग्लूकोज में बदल सकते तो हवा में मौजूद नमी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर हवा में ही चीनी बनाने लगते। ऐसा होता तो फिर खाने की कोई कमी नहीं होती। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। इसके लिए सूरज की अपार ऊर्जा की जरूरत होती है, और उस ऊर्जा को पकड़ने के लिए पत्तियों में मौजूद हरे रंग के पदार्थ क्लोरोफिल की, ये दोनों इस अभिक्रिया की अनिवार्य परिस्थितियां हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों पर बात करने से पहले यहाँ एक बहुत ही गहरी अवधारणा दी गई है जिसे समझना सबसे जरूरी है। एक रासायनिक अभिक्रिया में असल में होता क्या है? क्या एक तत्व पूरी तरह से किसी दूसरे तत्व में बदल जाता है? मतलब क्या लोहा सोना बन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रसायन विज्ञान में कोई जादू नहीं है। परमाणु वही रहते हैं, बस परमाणुओं के बीच के पुराने रिश्ते या आबंध टूटते हैं और नए रिश्ते जुड़ते हैं, जिससे नए पदार्थ बनते हैं। मुझे ये बच्चों के लेगो ब्लॉक से खेलने जैसा लग रहा है। आपके पास वही लाल, नीले और पीले रंग के ब्लॉक्स हैं। पहले आपने उनसे एक घर बनाया था, फिर आपने उस घर को तोड़कर उन्हीं ब्लॉक से एक गाड़ी बना दी। क्या बात है, ये एकदम सटीक उदाहरण है। ब्लॉक्स नहीं बदले, बस उनके जुड़ने का तरीका बदल गया। पुराने आबंध टूटते हैं और नए आबंध बनते हैं, और इसी टूटने और जुड़ने के आधार पर अभिक्रियाओं को अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहला प्रकार है
1.2.1 संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके नाम से स्पष्ट है, संयोजन यानी जुड़ना। नोट्स में इसे समझाने के लिए क्रियाकलाप 1.4 के चरण दिए गए हैं। एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड लिया जाता है, इसे आम बोलचाल की भाषा में बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। फिर इसमें धीरे धीरे जल मिलाते हैं और बीकर को स्पर्श करते हैं। जब ऐसा किया जाता है तो प्रेक्षण क्या होता है? बीकर को बाहर से छूने पर पता चलता है कि वो बहुत गर्म हो गया है। वहां भारी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, मतलब गर्मी निकलती है। हाँ, ताप में वृद्धि होती है। और रासायनिक स्तर पर बात करें तो वो जो बिना बुझा चूना था वो पानी के साथ जुड़कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। समीकरण होगा CaOS + H2OL देता है CaOH2aq + ऊष्मा। तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या हुई? बहुत सरल है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद यानी सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ चूना और पानी दो अलग-अलग चीजें थीं, लेकिन उन्होंने मिलकर सिर्फ एक मुख्य चीज बनाई। इसके ठीक बाद नोट्स में एक बड़ा सा बॉक्स है जिस पर स्टार लगा है। क्या आप जानते हैं? और ये परीक्षाओं के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, इसमें इसी भुजे हुए चूने के जलीय विलेन के उपयोग के बारे में बताया गया है, जो दीवारों की सफेदी करने के लिए होता है। हाँ, और नोट्स बताते हैं कि जब इसे दीवार पर पोता जाता है तो शुरुआत में कोई खास चमक नहीं होती, लेकिन 2-3 दिन बाद दीवारों पर एक शानदार सफेद चमक आ जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड उस दीवार पे लगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ बहुत धीमी गति से अभिक्रिया करती है, और इसके परिणाम स्वरूप दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली सख्त परत बन जाती है। इसका समीकरण भी दिया है। CaOH का 2 + CO2 देता है CaCO3 + H2O। यहाँ मैं एक बहुत ही रोचक तथ्य जोड़ना चाहूंगी जो अक्सर परीक्षा में 1 नंबर के प्रश्न में आ जाता है। संगमरमर यानी मार्बल का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 ही होता है। अरे वाह, मतलब दीवार पर सफेदी के बाद जो चमकती हुई परत बनी है वो रासायनिक रूप से वही है जो ताजमहल का पत्थर है। एकदम सही है ना? कमाल की बात। सच में। संयोजन अभिक्रिया के कुछ और सीधे उदाहरण भी हैं यहाँ, जैसे कोयले का दहन, जहाँ कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, C + O2 देता है CO2। और जल का निर्माण, जहाँ 2H2 + O2 जुड़कर 2H2O बनाते हैं। इन उदाहरणों के साथ एक और नया शब्द आता है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी हमने चूने और पानी वाले उदाहरण में देखा था कि बीकर बहुत गर्म हो गया था। बिल्कुल, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। हाँ, प्राकृतिक गैस का दहन भी इसका एक उदाहरण है ना? हाँ, जब मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ जलती है, CH4 + 2O2, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ढेर सारी ऊर्जा देती है। लेकिन ऊष्माक्षेपी का जो अगला उदाहरण नोट्स में है वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा पॉइंट है। हाँ। यहाँ बताया गया है कि श्वसन यानी हमारी सांस लेने की प्रक्रिया भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह विज्ञान का एक बहुत ही सुंदर पहलू है। हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा हमें खाने से मिलती है। पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में जाता है, और फिर जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है। वो ऑक्सीजन उस ग्लूकोज से मिलकर उसे तोड़ देती है। समीकरण देखिए, C6H12O6 + 6O2 मिलकर 6CO2, 6H2O और ऊर्जा बनाते हैं, और उसी ऊर्जा से हमारा शरीर चलता है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ ऊर्जा बाहर निकल रही है, इसलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एक आखिरी उदाहरण और है ऊष्माक्षेपी का, शाक सब्जियों या वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। हाँ, खाद बनते समय भी अंदर बहुत गर्मी पैदा होती है। अब हम 1.2.2 वियोजन या अपघटन अभिक्रिया पर आते हैं, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ये संयोजन का ठीक उल्टा है। सही कहा। वियोजन में चीजें टूटती हैं। जब एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है तो उसे वियोजन कहते हैं। लेकिन चीजें अपने आप तो नहीं टूटेंगी ना? नहीं, उन्हें तोड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, मुख्य रूप से ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश की ऊर्जा। तो सबसे पहले बात करते हैं ऊष्मीय वियोजन की, जहां ऊष्मा या गर्मी का इस्तेमाल होता है। क्रियाकलाप 1.5 में एक शुष्क क्वथन नली में
2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए गए हैं और उन्हें बर्नर पे गर्म किया जा रहा है। यहाँ एक चेतावनी भी है कि नली का मुख अपनी ओर न करें। हाँ, गैसें खतरनाक हो सकती हैं। तो प्रेक्षण क्या होता है इसमें? जब गर्म करते हैं तो फेरस सल्फेट का हरा रंग बदल जाता है। वो ऊष्मा पाकर Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड में टूटता है, जो एक ठोस है। इसके साथ ही SO2 और SO3 गैसें निकलती हैं। इसमें सल्फर के जलने की बहुत विशिष्ट और तेज गंध आती है। और एक बात नोट्स में है कि गर्म करने पर क्रिस्टल का पानी जो 7H2O होता है वो अलग हो जाता है। बिल्कुल। ऊष्मीय वियोजन का एक और उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 को ऊष्मा देकर CaO बिना बुझा चूना और CO2 में तोड़ना। इसका क्या महत्व है? ये उद्योग के नजरिए से बहुत जरूरी है। जो CaO यानी चूना बनता है, उसका उपयोग सीमेंट निर्माण में होता है। एक और क्रियाकलाप 1.6 दिया है ऊष्मीय वियोजन का। 2 ग्राम लेड नाइट्रेट चूर्ण को परख नली में गर्म करना। ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। जब लेड नाइट्रेट PbNO32 को गर्म करते हैं तो भूरे रंग का धुआं निकलता है। ये भूरा धुआं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 गैस का होता है। भूरा धुआं मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये याद रखने वाली बात है। बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, जल का वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस। क्रियाकलाप 1.7। पानी को तोड़ने के लिए बिजली का इस्तेमाल। इसके चरण इस तरह हैं कि एक प्लास्टिक मग में 2 छेद करके रबर डार्ट लगा दें, उनमें कार्बन इलेक्ट्रोड डालें और उन्हें 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दें। मग में जल और थोड़ा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालें और इलेक्ट्रोडों के ऊपर पानी से भरी परख नलियां उल्टी रख दें। फिर विद्युत धारा प्रभावित करें। एक शिक्षक के तौर पर मैं इस प्रेक्षण पर बहुत जोर देती हूँ। जैसे ही करंट चालू होता है, इलेक्ट्रोडों पर बुलबुले बनने लगते हैं। ये बुलबुले जल को विस्थापित करते हैं यानी नीचे धकेलते हैं और गैस इकट्ठा होती है। लेकिन दोनों परख नलियों में गैस का आयतन समान नहीं होता। एक में गैस 2 गुनी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी का सूत्र H2O है। उसमें हाइड्रोजन के 2 हिस्से और ऑक्सीजन का 1 हिस्सा होता है। तो टूटने पर भी हाइड्रोजन गैस का आयतन ऑक्सीजन से 2 गुना होता है। फिर इनकी जांच की जाती है जलती हुई मोमबत्ती से। और ये परीक्षा के लिए सबसे जरूरी बात है जिसे रट लेना चाहिए। बैटरी के कैथोड यानी माइनस वाले हिस्से पर हाइड्रोजन गैस होती है, जो मोमबत्ती पास लाने पर पॉप साउंड के साथ जलती है। और एनोड यानी प्लस वाले हिस्से पर ऑक्सीजन गैस होती है, जिससे मोमबत्ती और तेज जलने लगती है। कैथोड पर हाइड्रोजन, एनोड पर ऑक्सीजन। बहुत स्पष्ट है। अब हम इस नोट्स के अंतिम क्रियाकलाप 1.8 पर पहुंच गए हैं, प्रकाशीय वियोजन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। यहाँ तोड़ने का काम सूर्य का प्रकाश करता है। एक चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl लिया गया है। शुरुआत में इसका रंग श्वेत यानी सफेद होता है। इसे थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाता है और प्रकाश की उपस्थिति में वो श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर यानी ग्रे रंग का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश ऊर्जा उस सिल्वर क्लोराइड को सिल्वर और क्लोरीन में तोड़ देती है। समीकरण है 2AgCl, धूप में देता है 2Ag + Cl2। जो ग्रे रंग हम देखते हैं वो शुद्ध सिल्वर का होता है। नोट्स बताते हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड भी बिल्कुल ऐसे ही अभिक्रिया करता है। 2AgBr सूर्य के प्रकाश में टूटकर 2Ag और Br2 बनाता है। और इस खंड का समापन इसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग से होता है। इन दोनों प्रकाशीय अभिक्रियाओं का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। पुरानी फिल्मों वाले कैमरों में प्रकाश फिल्म पर पड़ता है और सिल्वर को अलग कर देता है। बिल्कुल। विज्ञान का कितना सुंदर व्यवहारिक उपयोग है ये। जो ऊर्जा बाहर से दी जा रही है वो आखिर जा कहाँ रही है? सही सवाल है। वो उस अभिक्रिया के भीतर अवशोषित हो रही है। और नोट्स में बिल्कुल इसी को ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसे अंग्रेजी में एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, उसके रूप में परिभाषित किया गया है। इसकी परिभाषा बहुत ही स्पष्ट शब्दों में दी गई है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी ये वो रासायनिक प्रक्रियाएं हैं जो आसपास के वातावरण से ऊर्जा को सोख लेती हैं। एकदम सही। अगर हम इसको एक स्पंज की तरह समझें जो पानी सोखता है, तो ये अभिक्रिया अपने आसपास की गर्मी या ऊर्जा को सोख कर ही पूरी हो पाती है।
3 लोहे की कीलें ली जाती हैं और उन्हें रेगमाल से रगड़कर अच्छी तरह साफ किया जाता है। फिर 2 परख नलियां, जिन्हें ए और बी नाम दिया गया है, उनमें 10-10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट का विलयन डाला जाता है। इसके बाद 2 लोहे की कीलों को धागे से बांधकर परख नली बी के विलयन में 20 मिनट तक डुबोकर रखा जाता है। तीसरी कील को तुलना करने के लिए बाहर ही रखा जाता है। 20 मिनट बाद जब कीलों को बाहर निकाला जाता है, यहां बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जो कॉपर सल्फेट का विलयन पहले सुंदर नीले रंग का था, वो मलिन यानी हल्का पड़ जाता है, और जो लोहे की कील अंदर थी वो भूरे रंग की हो जाती है। ऐसा क्या हुआ उस 20 मिनट में? विज्ञान की भाषा में इस पूरी घटना को विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। इसकी परिभाषा ये है कि इस अभिक्रिया में एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है, यानी उसे हटा देता है। हाँ, अगर हम इस प्रयोग के समीकरण को ब्लैक बोर्ड पर लिखें तो ये होगा Fe + CuSO4, जिससे बनेगा FeSO4 + Cu। तो क्या इसका मतलब यह है कि लोहा कॉपर सल्फेट में से कॉपर को बाहर निकालकर खुद उसकी जगह बैठ गया? बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने। इस अभिक्रिया में लोहे यानी आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को उसकी जगह से विस्थापित कर दिया, उसे वहां से हटा दिया और खुद सल्फेट के साथ जुड़कर आयरन सल्फेट बना लिया, जिसे हम FeSO4 कहते हैं। ओह, इसीलिए नीला रंग गायब हो गया। हाँ, कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग इसीलिए गायब हुआ क्योंकि अब वहां कॉपर सल्फेट बचा ही नहीं था, उसकी जगह आयरन सल्फेट बन गया था, और जो कॉपर वहां से बेदखल हुआ वो जाकर लोहे की कील पर जमा हो गया, जिससे कील का रंग भूरा हो गया। एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर ये एक तरह की रासायनिक कुर्सी दौड़ है जिसमें लोहा कॉपर को हटा देता है, तो क्या ये प्रक्रिया उल्टी भी हो सकती है? यानी अगर मैं कॉपर के एक तार को आयरन सल्फेट के विलयन में डाल दूं, तो क्या कॉपर लोहे को विस्थापित कर पाएगा? ये एक बहुत ही शानदार और विश्लेषणात्मक प्रश्न है, और इसका जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और इसका कारण भी नोट्स में बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है। रसायन विज्ञान में एक सक्रियता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज होती है। रिएक्टिविटी सीरीज? हाँ, इसका नियम ये है कि ताकतवर हमेशा कमजोर को हटा सकता है, लेकिन कमजोर ताकतवर को नहीं हटा सकता। लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील या ताकतवर है। नोट्स में इसके कुछ और उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे जिंक और लीड। हाँ, नोट्स में जिंक का उदाहरण है Zn + CuSO4, जिससे बनता है ZnSO4 + Cu, और लीड का उदाहरण है Pb + CuCl2, जिससे बनेगा PbCl2 + Cu। इन दोनों ही समीकरणों में हम देख रहे हैं कि जिंक और लीड ने भी कॉपर को उसके यौगिक से बाहर निकाल दिया। यहाँ परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस पर नोट्स में 3 स्टार भी लगे हैं, वो ये निष्कर्ष है कि जिंक तथा लीड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है। इसलिए वे कॉपर को विस्थापित कर देते हैं। बिल्कुल, कॉपर इन तीनों यानी आयरन, जिंक और लीड से कमजोर है, इसीलिए वो इनकी जगह नहीं ले सकता। ये विस्थापन का सिद्धांत तो एकदम स्पष्ट हो गया। अब क्रियाकलाप 1.10 की तरह बढ़ते हैं, जहां अवक्षेपण और द्विविस्थापन अभिक्रिया का जिक्र है। ये प्रयोग थोड़ा अलग है। इसमें एक परख नली में 3 मिलीलीटर सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 का विलयन लिया जाता है और उसमें 3 मिलीलीटर बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 का विलयन मिलाया जाता है। दोनों ही पारदर्शी तरंग हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें मिलाते हैं, तुरंत एक श्वेत रंग के पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है, यानी वो पानी में घुलता नहीं है बल्कि नीचे बैठ जाता है। जब 2 पारदर्शी विलयन मिलकर एक ठोस पदार्थ बनाते हैं, तो रसायन विज्ञान में उस अविलेय ठोस पदार्थ को अवक्षेप या प्रेसिपिटेट कहते हैं, और जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में इस तरह के अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। लेकिन यहाँ द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है? विस्थापन में तो हमने देखा था कि एक मजबूत तत्व कमजोर को हटा रहा था। द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा विस्थापन से थोड़ी अलग है। नोट्स के अनुसार वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आयनों का आदान प्रदान? हाँ, मतलब यहाँ कोई किसी को जबरदस्ती बेदखल नहीं कर रहा है,
बल्कि दोनों अभिकारक आपसी सहमति से अपने जोड़ीदार बदल रहे हैं। अगर हम इसे कदम दर कदम समझें, पहले हमारे पास सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है। ठीक है। जब ये विलयन में मिलते हैं तो बेरियम के आयन यानी Ba2+ और सल्फेट के आयन यानी SO4 2- आपस में आकर्षित होते हैं और जुड़ जाते हैं। इसके बाद यही दोनों मिलकर बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 का निर्माण करते हैं और यही बेरियम सल्फेट वो सफेद अवक्षेप है जो पानी में नहीं घुलता। और जो बाकी के आयन बच गए सोडियम और क्लोराइड, उनका क्या होता है? वे दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड यानी NaCl बनाते हैं, जो कि नमक है और वो विलयन के अंदर ही घुला रहता है। तो मूल रूप से दोनों यौगिकों ने अपने आयनों की अदला बदली कर ली। ये सच में आयनों के एक तरह के डांस की तरह है, जहां दोनों ने अपने पार्टनर बदल लिए और एक नया ठोस पदार्थ सामने आ गया। अब हम नोट्स के उस हिस्से पर आते हैं जो थोड़ा तकनीकी लग सकता है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपचयन और अपचयन। इमेज 8 से 11 में इसे बहुत ही विस्तृत रूप से समझाया गया है। हाँ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। शुरुआत एक क्रियाकलाप से होती है। एक चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण, जो भूरे रंग का होता है, उसे लेकर गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद हम देखते हैं कि उस कॉपर चूर्ण की सतह पर एक काली परत चढ़ जाती है। ये काली परत क्या है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि गर्म करने पर हवा में मौजूद ऑक्सीजन गैस उस कॉपर के साथ जुड़ जाती है और कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करती है, जिसका रंग काला होता है। इसे ही उपचयन या ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो उपचयन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना हुआ। बिल्कुल। परिभाषा के अनुसार अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। समीकरण के रूप में इसे ब्लैकबोर्ड पर ऐसे लिखा जाता है 2Cu + O2, जिससे बनता है 2CuO। ठीक है, यानी अगर किसी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ गई तो वो उपचयित हो गया। अब नोट्स में इसकी एकदम विपरीत स्थिति भी दी गई है। अगर हम इस काले पड़ चुके गर्म पदार्थ CuO के ऊपर से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करें तो क्या होगा? नोट्स बताते हैं कि वो काली परत हट जाती है और पदार्थ वापस अपने पुराने भूरे रंग में आ जाता है, यानी हमें फिर से कॉपर मिल जाता है। एकदम सही। और इस उल्टी प्रक्रिया को अपचयन या रिडक्शन कहा जाता है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन की कमी होती है या वो निकल जाती है, तो उसे अपचयन कहते हैं। यहाँ कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई और सिर्फ कॉपर बचा। तो ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन है और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन है। अगर हम इसको व्यापक संदर्भ में देखें तो कई बार ये दोनों प्रक्रियाएं एक ही अभिक्रिया में साथ-साथ होती है। साथ-साथ होती हैं। हाँ, जब किसी एक अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित हो रहा हो, यानी उसमें ऑक्सीजन जुड़ रही हो, और उसी समय दूसरा अभिकारक अपचयित हो रहा हो, यानी उसमें से ऑक्सीजन कम हो रही हो, तो ऐसी अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रीडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नोट्स में तीरों यानी एरोज के माध्यम से एक बहुत ही बेहतरीन दृश्य विवरण दिया गया है। समीकरण है CuO + H2, जिससे बनता है Cu + H2O गर्म करने पर। इसमें एक तीर CuO से शुरू होकर Cu तक जाता है और उसके ऊपर लिखा है अपचयन, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन कम हो रही है। और दूसरा तीर H2 से शुरू होकर H2O तक जाता है, जिसके ऊपर उपचयन लिखा है, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है। ये समझने में बहुत ही आसान है। बिल्कुल। और परीक्षा की तैयारी के लिए नोट्स में रिडॉक्स के कुछ और जटिल उदाहरण भी स्पष्ट किए गए हैं। जैसे एक समीकरण है ZnO + C, जिससे बनता है Zn + CO। अगर हम अपने नियमों को यहाँ लागू करें तो कार्बन और ऑक्सीजन लेकर कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, तो कार्बन का उपचयन हो रहा है, और जिंक ऑक्साइड अपनी ऑक्सीजन खोकर सिर्फ जिंक बन रहा है, तो उसका अपचयन हो रहा है। सटीक विश्लेषण। एक और थोड़ा बड़ा उदाहरण है MnO2 + 4HCl, जिससे बनता है MnCl2 + 2H2O + Cl2। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का क्लोरीन में उपचयन हो रहा है, क्योंकि उसमें से हाइड्रोजन निकल रही है। अच्छा। और मैंगनीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 का MnCl2 में अपचयन हो रहा है, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन कम हो रही है।
इन सभी को याद रखने के लिए नोट्स में एक बहुत ही काम का रेडॉक्स नियम का सारांश बॉक्स दिया गया है। ये उन सभी छात्रों के लिए एक मास्टर की तरह है। नियम 1, उपचयन का अर्थ है पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास यानी कमी होना। और नियम 2, अपचयन का अर्थ है पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना या हाइड्रोजन की वृद्धि होना। और इसी सारांश बॉक्स के ठीक बगल में अध्याय की शुरुआत के एक प्रयोग क्रियाकलाप 1.1 को फिर से याद दिलाया गया है, जहां मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन किया जाता है और वो श्वेत रंग के मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। सवाल पूछा गया है कि इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन। ये तो अब कोई भी बता सकता है, क्योंकि मैग्नीशियम के साथ हवाती ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसलिए यह स्पष्ट रूप से उपचयन की प्रक्रिया है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? अभी तक हमने परख नलियों, चीना डिश और रासायनिक समीकरणों की बात की, लेकिन क्या ये उपचयन और अपचयन की अभिक्रियाएं सिर्फ विज्ञान की प्रयोगशालाओं तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। नोट्स के अगले भाग दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव पर आते हैं। हम इस रसायन विज्ञान को असल जिंदगी में कहाँ देखते हैं? हम इसे हर दिन अपने चारों तरफ होते हुए देखते हैं और अक्सर इसके विनाशकारी परिणाम भुगतते हैं। नोट्स में उपचयन का पहला प्रभाव संक्षारण यानी कोरोजन बताया गया है। जब भी कोई धातु अपने आसपास मौजूद अम्ल, आर्द्रता या नमी के संपर्क में आती है, तब वह संक्षारित होने लगती है। धातु का धीरे धीरे नष्ट होना ही संक्षारण कहलाता है। तो जो हम लोहे के सामान पर जंग लगा हुआ देखते हैं, वो वास्तव में एक उपचयन अभिक्रिया है। हाँ, लोहे पर जंग लगना संक्षारण का सबसे आम उदाहरण है। नोट्स में इसे बहुत स्पष्ट रूप से लोहे पर लालीमय भूरे रंग की परत चढ़ना कहा गया है। जब लोहे पर जंग लगता है तो वो सिर्फ सतह तक सीमित नहीं रहता, वो पपड़ी बनकर झड़ता है और अंदर के नए लोहे को ऑक्सीजन और नमी के सामने ले आता है, जो फिर से जंग खाकर नष्ट होता है। ये तो काफी नुकसानदायक है। इसके अलावा भी उदाहरण है। चांदी के आभूषणों के ऊपर काली परत चढ़ना या तांबे के बर्तनों के ऊपर हरी परत चढ़ जाना, ये सब भी संक्षारण के ही प्रकार हैं और इसका प्रभाव बहुत व्यापक है। इसके कारण हर साल कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, पानी के बड़े बड़े जहाज आदि की भारी क्षति होती है। पूरी दुनिया में इस क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर साल भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ये सच में एक गंभीर समस्या है और उपचयन सिर्फ धातुओं को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि हमारा भोजन भी इसका शिकार होता है। नोट्स का अगला महत्वपूर्ण बिंदु है विकृत गंधिता या रेंसिडिटी। हाँ, और ये भी एक ऐसी चीज है जिसका अनुभव हम सभी ने कभी न कभी किया है। जब वसायुक्त या तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक खुला रखा जाता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन उन वसा अणुओं के साथ प्रतिक्रिया कर लेती है, यानी खाने का उपचयन हो जाता है। खाना खराब हो जाता है। बिल्कुल। जब खाने का उपचयन होता है तो उसके रासायनिक गुण बदल जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसका स्वाद और गंध दोनों खराब हो जाते हैं। खाना बासी और दुर्गंधी युक्त हो जाता है। इसी प्रक्रिया को रसायन विज्ञान में विकृत गंधिता कहते हैं। तो जब कोई पुराना तेल या घी बहुत ही अजीब और खराब महक देने लगता है तो वो वास्तव में उपचयित हो चुका होता है। इससे बचने के लिए नोट्स में क्या उपाय दिए गए हैं? खाने को खराब होने से बचाने के मुख्य रूप से 2 व्यावहारिक तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका है खाद्य सामग्रियों में ऐसे विशेष पदार्थ मिलाना जो उपचयन को रोकते हैं। इन पदार्थों को प्रतिऑक्सीकारक या एंटीऑक्सीडेंट्स कहा जाता है। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है खाने को वायुरोधी या एयरटाइट बर्तनों में रखना। जब बर्तन में हवा नहीं जाएगी तो खाने का ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाएगा, जिससे उपचयन की गति बहुत धीमी हो जाएगी और खाना लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। और यहाँ नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प एग्जाम टिप दी गई है जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। ये आलू के चिप्स की थैलियों से जुड़ी है। चिप्स बनाने वाली कंपनियां उपचयन को रोकने के लिए एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका अपनाती हैं। वे चिप्स की थैली को सील करने से पहले उसमें से ऑक्सीजन गैस को पूरी तरह से हटा देती हैं और उसकी जगह नाइट्रोजन गैस भर देती हैं। लेकिन नाइट्रोजन ही क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक बहुत ही कम सक्रिय गैस है। ये चिप्स के तेल और मसालों के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। नाइट्रोजन गैस उस पैकेट के अंदर एक ऐसा सुरक्षित वातावरण बना देती है जहां चिप्स का उपचयन नहीं हो पाता। यही कारण है कि पैकेट के अंदर बंद चिप्स महीनों तक ताजे और कुरकुरे बने रहते हैं।
ये जानना सच में बहुत मजेदार है कि चिप्स का वो पैकेट जो हमें अक्सर सिर्फ हवा से भरा हुआ लगता है, वास्तव में विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब हम अपने स्रोत सामग्री के अंतिम पड़ाव पर हैं और अंत में नोट्स के बिल्कुल आखिरी पृष्ठ पर एक क्विक रिवीजन या आपने क्या सीखा का बॉक्स दिया गया है, जो पूरे अध्याय का एक बहुत ही शानदार निचोड़ है। बजाय इसके कि हम परिभाषाओं को सीधा सीधा पढ़ें, चलिए इसे एक सारांश के रूप में देखते हैं कि रसायन विज्ञान की ये अभिक्रियाएं असल में कैसे काम करती हैं। हमने देखा कि पूर्ण और संतुलित रासायनिक समीकरण वो होता है जो न केवल अभिकारकों और उत्पादों को दर्शाता है, बल्कि उनकी भौतिक अवस्था और परमाणुओं की समान संख्या को भी सुनिश्चित करता है। सही कहा। अगर अभिक्रियाओं के प्रकारों का सार निकालें, जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक हो जाएं, तो वो संयोजन है। जब एक पदार्थ टूटकर कई हिस्सों में बंट जाए, तो वो वियोजन है। अगर उस प्रक्रिया में ऊष्मा निकले, तो वो ऊष्माक्षेपी है, और अगर ऊष्मा सोखी जाए, तो वो ऊष्माशोषी है। और जब एक ताकतवर तत्व कमजोर को हटा दे, तो विस्थापन है। और जब दोनों तरफ के आयान आपसी सहमति से जोड़ीदार बदल लें, तो वो द्विविस्थापन है। और अंततः उपचयन और अपचयन, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जुड़ने और निकलने का खेल है। हमने इस नोट्स के हर एक पन्ने, हर एक प्रयोग और हर एक रासायनिक सूत्र को पूरी गहराई से डिकोड कर लिया है। ये सच में एक पूर्ण विश्लेषण था,